Hi, my dear students. How are you? Welcome to the session. So, this is the last few days, very crucial, very important. और अगर अब आप सिंसियरली एफर्ट करोगे तो आई एम श्योर यू कैन अचीव योर ड्रीम्स टू बी इन द टॉप एनएलयूज ऑफ द कंट्री, राइट? कोई सेल्फ डाउट मत रखो, बिल्कुल ओपननेस के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ जी जान लगा दो, खूब मेहनत करो, राइट? तो हम क्या करेंगे, एक्सटेंसिवली सारे कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो कवर करेंगे। आपके इंग्लिश के सेशंस में बहुत इंटरेस्टिंग पैसेजेस करेंगे ताकि आपको सॉलिड एक्सपोजर मिले। आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, बहुत सिंसियर रहो, पूरी की पूरी वीडियोस देखो, साथ साथ मैम के प्रैक्टिस करो, राइट? जहां पर क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनको समझो, उनका सॉलिड एनालिसिस करो, राइट? निश्चय को दृढ़ रखो, राइट? तो हम ऐसा बोलते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आपका मन बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, आपके कंट्रोल में होना चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ, है ना, या कर सकता हूँ। तो बस ऑन दिस पॉजिटिव नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। माय नेम इज जूही नरूला, द फर्स्ट क्लास ऑफ लॉ क्लैट 30 डेज मैराथन। मैराथन सेशंस में बहुत ही एक्सटेंसिव सेशंस हैं, राइट? हम सारे टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे और आज आपको सिखाऊंगी मैं कि पैसेज को कैसे रीड करना है आपको जब एग्जाम में मिले, राइट? क्योंकि स्टूडेंट्स का एक कॉमन प्रॉब्लम आता है कि मैम हमसे तो पैसेज हमको समझ ही नहीं आता, हम क्या करें, हमको तो बहुत चैलेंजिंग लगता है, ये तो बड़ा ही डिफिकल्ट है, हमको फोकस नहीं बैठता, हिंदी में नहीं समझ में आता, ऐसी कई कई प्रॉब्लम्स आप बोल रहे हो, राइट? तो हम आज डिस्कस करते हैं कि पैसेज को कैसे राइटली रीड करेंगे और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ऑन फ्यू प्रैक्टिस पैसेजेस, ठीक है जी? So I hope the agenda of this session is clear to everybody. So what are we doing? We are going to learn how do we read the passage rightly. ठीक है? तो पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना जरूरी है कि जब भी मैं पैराग्राफ को रीड कर रही हूं तो मेरा गोल क्या होगा, क्या दिमाग में रख के मुझे रीडिंग करनी है। तो बहुत सिंपल है। पहला, अगर आप इस प्रेशर से जा रहे हो कि पैराग्राफ की एक एक चीज मुझे समझ में आ जाए तो ये तो बहुत ही बर्डनसम गोल है, ये तो आप बहुत प्रेशर अपने कंधों पे रख रहे हो, ये नहीं आप अचीव कर सकते, राइट? कोई टेक्स्ट आप लाइफ में पहली बार एनकाउंटर कर रहे हो, एग्जाम का स्ट्रेस है, टाइम का स्ट्रेस है, परफॉर्मेंस का स्ट्रेस है, पैसेज अनफ्रेंडली है, आप सोचो आप पूरा का पूरा पैराग्राफ समझ लोगे वर्ड बाय वर्ड और फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लोगे तो अनरीजनेबल है, राइट? तो हम पूरा का पूरा पैराग्राफ वर्ड बाय वर्ड याद नहीं कर सकते, हमारी 60 to 70% अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाती है, तो हम एक बहुत सॉलिड स्टेट पे आ जाते हैं जहां हम एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं व्हाइल वी आर सॉल्विंग आवर क्वेश्चंस। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, राइटली क्वेश्चंस को सॉल्व करना, राइट? ऐसे तो पैसेज को आप समझने बैठ जाओगे, अब कितना टाइम लगा लो, आप जैसे एग्जामिनेशन हॉल के बाद जाओगे आप पैराग्राफ भूल जाओगे। आपको यहाँ पर समझना जरूरी है कि यू आर नॉट इन योर स्कूल क्लास या स्कूल का सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे जहाँ पे आप उस इंफॉर्मेशन को रिटेन करोगे और उसको आपको यूज करना है टू पास द एग्जामिनेशंस। यू हैव टू यूज द इंफॉर्मेशन ऑफर्ड इन द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टू सॉल्व अ पैसेज देयर एंड देन, दैट्स इट, जस्ट दैट। कई बार तो आप स्टूडेंट्स, ऐसा भी होता है एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं, हम पूछते हैं कौन कौन से पैसेजेस हैं, उनके पास नाम ही याद नहीं होते, राइट? तो फिर हम किस बात का स्ट्रेस ले रहे हैं, राइट? अनरियलिस्टिक स्ट्रेस ले रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि वर्ड बाय वर्ड पूरा पैसेज तो हम नहीं अब्सॉर्ब कर सकते, पहली चीज। तो फिर अब क्या करें, क्या गोल रख के पैसेज को रीड करें? 3 गोल्स रख के पैसेज को रीड करेंगे, राइट? वो 3 गोल्स क्या होंगे? पहला कि मेरा फोकस तो लूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई, मेरा दिमाग कहीं और भटक गया, तो मैंने जितना पढ़ा है 30-40% पैसेज जितना मैं पढ़ के पहुंची हूँ जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन हो गया, मेरा सारा एफर्ट रिवन हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, फिर क्वेश्चन में सॉल्व ही नहीं कर सकती, मेरे को वापस पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, और पूरा पैराग्राफ वापस पढ़ना इट्स अ क्राइम, इट इज अ सिन, ये आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते। तो यानी कि फोकस तो इंटैक्ट रखना जरूरी है, राइट? ये पहला मेजर गोल होना चाहिए। पढ़ते पढ़ते कोई भी ख्याल आना, डिग्रेस होना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसको आपको ओवरकम करना है, राइट? दूसरा कि जो भी क्वेश्चंस जो पूछते हैं कि पैराग्राफ ने ओवरऑल क्या इंफॉर्मेशन दी, तो जो भी जनरल क्वेश्चंस हैं उनको लेकर आप रिविजिट करोगे, पर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर वापस जाना है। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमको जब भी कोई जनरल क्वेश्चन आता है, जनरल क्वेश्चंस का मतलब क्या है कि मेन आइडिया क्या है पैराग्राफ का, राइट? प्राइमरी पर्पस क्या है, राइट? आप पैराग्राफ को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो, या टोन ऑफ डिस्कशन क्या है, या स्ट्रक्चर क्या है, ऐसे क्वेश्चन जो पूरे पैराग्राफ की हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होते हैं,
इन क्वेश्चंस के लिए आप रिविजिट नहीं कर सकते, क्योंकि इन क्वेश्चंस के लिए रिविजिट करने का मतलब पैराग्राफ पे वापस जाना, और पूरा का पूरा पैराग्राफ वापस रीड करना एग्जाम में एक क्राइम है, एक सिन है, ये गलती तो आप करोगे ही नहीं, कतई नहीं करोगे, राइट। तो ध्यान रखना, जो भी जनरल क्वेश्चंस हैं उनको आपको आंसर करना है विदाउट रिविजिटिंग द एंटायर पैराग्राफ, राइट। और तीसरा गोल क्या है? तीसरा गोल हमारा ये है कि जो भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे जहां पर हम वापस जा सकते हैं आंसर लेने के लिए कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, फ्रांस काफ्का ने थर्ड पैराग्राफ में क्या बोला था, राइट, कौन सी लिमिटेशन की बात करी है साइंटिस्ट ने, राइट, सेकेंड लाइन ऑफ द थर्ड पैराग्राफ से आप क्या इन्फरेंस निकाल सकते हो, क्या कंक्लूड कर सकते हो। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस के लिए हम वापस जाएंगे, राइट। हम कोई शक्तिमान तो है नहीं, सुपरमैन तो है नहीं, सुपर वुमन तो है नहीं कि हमको सारी इन्फॉर्मेशन एक बार में याद हो जाएगी। तो हम जाएंगे, पर हमको पता होना चाहिए हम कहाँ पर जाएं, राइट। तो तीनों गोल आपके सामने लिख दिए, इनको अच्छे से देख लो, राइट। 10 सेकेंड दो, 20 सेकेंड दो, अच्छे से सोचो, अच्छे से समझो, और देखो कि अगर तुमको एग्जाम में करना होगा तो ये 3 गोल्स तुमको अचीव करने हैं जब भी पैराग्राफ को रीड करना है, राइट। तो अब इनको कैसे अचीव करना है? इसको हम अचीव करेंगे बाय अ स्ट्रैटेजी जिसको बोलते हैं मैपिंग, राइट। तो वो मैपिंग कैसे करते हैं? पहला तो अग्रेसिव रीडिंग करनी चाहिए। अब आपके पास टाइम कम है, बट जनरल हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि एडिटोरियल्स पढ़ो, क्योंकि उससे क्या होता है, आपका ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है, डिफरेंट तरह के आइडियाज़ का, पैसेजेस का, थॉट प्रोसेसेस का एक्सपोजर मिलता है, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस बढ़ती है। अब क्या है कि कहीं भी आपके इंटरेस्ट एरिया के बियॉन्ड टॉपिक आता है तो आप उस पैसेज को एक्सेप्टेंस नहीं दे पाते, स्वीकार नहीं कर पाते, आपको बैरियर लगता है, आपको हर्डल लगता है। तो बस उसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वेरिड रीडिंग करने को कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको दूसरा, जोर जोर से नहीं पढ़ना, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं एग्जाम में फोकस बनाने के लिए जोर जोर से पढ़ने लग जाते हैं। अब एग्जामिनेशन हॉल में आपको बाहर निकाल देंगे, तो अभी भी टाइम में अगर ये हैबिट आपने पिक कर रखी है तो ये गलती आप नहीं करना, ठीक है। एक बार एक ही लाइन को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना या पैराग्राफ को बार बार पढ़ना, पैसेज को 10 बार पढ़ना, इतना टाइम नहीं होता, फिर आप शिकायत करोगे कि पेपर पूरा नहीं हुआ। तो ये गोल पहले से ही क्लियरली इस्टेब्लिश होने चाहिए, राइट। फोकस इंटैक्ट रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैंने कहा आपने कहीं किसी पॉइंट ऑफ टाइम में जितना भी आपने पैराग्राफ पढ़ रखा है, आपने जहां भी फोकस लूज किया, आपका जितनी एफर्ट था ना, जहां तक भी आप पहुंचे थे उस पैसेज में, वो सारा एफर्ट वेस्ट हो जाता है, राइट। फोकस छूटना, डिस्ट्रैक्शन होने का मतलब आप पूरी कहानी वापस से पढ़ो। अब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, इतनी बड़ी गलती मत करके आना, ठीक है। तो फिर अब ये तो हमें पता चल गया कि करना क्या नहीं है। अब कैसे करना है, हम पैसेज का डीकंस्ट्रक्शन करते हैं और हम एक स्ट्रैटेजी की बात बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि तुम क्या करो, मैपिंग कर लो। तो मैपिंग का मतलब क्या होता है? तुम पैराग्राफ के नोट्स बना लो और उन नोट्स के बेसिस पे तुम इंफॉर्मेशन को रीच आउट कर लो। नोट्स मतलब मैप करना, वेरी रफ, ठीक है। मैं प्रॉपर नोट मेकिंग तो नहीं कह रही, क्योंकि नोट मेकिंग तो आप बहुत डिटेल में करते हो, बहुत इफेक्टिवली करते हो। आप सिर्फ मैपिंग की हेल्प से इंफॉर्मेशन लोकेट करोगे पैसेज में, मैपिंग की हेल्प से क्वेश्चन को आंसर नहीं करोगे। नोट मेकिंग क्या होता है? तुमने नोट्स बना लिए चैप्टर के, अब ये नोट्स पढ़ के तुम एग्जाम दे आओगे, अब तुमको बुक वापस नहीं खोलनी, ये नहीं करना। मैपिंग करनी है यहाँ पे तुम्हें ओवरव्यू ले लेना है पैराग्राफ का, और उन मैप वर्ड्स की हेल्प से पैराग्राफ को रिविजिट करना है। अगर तुम सोचो कि मैं लिख ही लूँ सब कुछ और मुझे पैराग्राफ पे वापस जाना ही ना पड़े, तो फिर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है। तो ये मैं अभी बार बार आपको समझा रही हूँ, आपको डिटेलिंग नहीं करनी, आपको सिर्फ लोकेट करनी हो इंफॉर्मेशन तो कहाँ पर जाना है, एक मैप क्रिएट कर लेना है पैराग्राफ का, जिससे आप पैराग्राफ पे जहां भी जरूरत पड़े रिविजिट कर सको फॉर स्पेसिफिक क्वेश्चंस। जनरल क्वेश्चंस के लिए तो हम रिविजिट नहीं करेंगे। अब होता क्या है, जब भी आप कोई लाइन, अगर आप बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हो, अब देखिए हर पैराग्राफ में तो आपका स्ट्रगल सेम नहीं होगा। कोई पैराग्राफ आपको इजी लग सकता है, कोई पैराग्राफ आपको मॉडरेट लग सकता है, कोई बहुत ही डिफिकल्ट लग सकता है। तो जहां पर आपको पैराग्राफ इजी लग रहा है, तो आप 3-4 लाइन पढ़ के उसका क्रक्स लिख लो कि ये पैराग्राफ के 2-3 कीवर्ड्स क्या थे, हम बोलते हैं कीवर्ड्स। तो आप कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लो, यानी कि आपके हिसाब से कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिससे वो पैराग्राफ या लाइन या 3-4 लाइंस, जितना भी आप सेट पिक करो। अगर बिल्कुल ही स्ट्रगल हो रहा है तो पर लाइन करना पड़ेगा, उतना टाइम नहीं है, तो 2-3 लाइंस तो मिनिमम करो।
और अगर अच्छे रीडर हो, इस टाइम आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली है, तो आप पूरे पैराग्राफ का भी जिस्ट लिख सकते हो। तो 3-4 कीवर्ड्स जो उस पैराग्राफ को डिफाइन करें वो आप लिख लो। उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जब इन्फॉर्मेशन को रिविजिट करोगे तो आपके लिए आसानी रहेगी, आपको पता रहेगा कहाँ पे रखना है। और क्योंकि आप हर बार सोच रहे हो कि कौन से कीवर्ड्स हो सकते हैं, तो आपका दिमाग फोकस्ड रहेगा, राइट। आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा। तो वो भी तो मेजर गोल अचीव करना है, क्योंकि आधे बच्चे हम देखते हैं क्लास में भी जब पढ़ाते हैं तो कहते हैं नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। बट आप क्लास में फोकस करके समझ रहे हो क्या, वो इम्पोर्टेंट है, राइट। अगर आप यही सोच रहे हो नहीं हो रहा या क्या करें या बातें कर रहे हो, तो आपने अपनी एनर्जी को लूज कर दिया, आपने फोकस को लूज कर दिया, वो आप एग्जाम में अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन द कीवर्ड्स। आप 3-4 सेंटेंस पढ़ के, 2 लाइन पढ़ के, जहां आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स लगते हैं, जैसे कोई ईयर इंपॉर्टेंट लगता है, कि साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट लगता है, कोई कंट्री का नाम आ गया, प्रॉपर नाउन आ गया, उसको लिख लो। इससे आपका फोकस इंटैक्ट रहता है, फ्लो ऑफ आइडिया समझ में आता है, समझ में आता है कि पैसेज कैसे बिल्ड हो रहा है। क्योंकि आप थोड़ा सा लिख रहे होते हो तो आपकी एनर्जी चैनलाइज हो जाती है, प्रॉपरली रिविजिट करने में आसानी रहती है, ठीक है। तो जब भी पैराग्राफ पढ़ें, इनिशियल फ्यू लाइंस पे जरूर फोकस करें, राइट। उससे क्या होता है, उससे आपका अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है व्हाट इज द डिस्कशन ऑल अबाउट। तो ओपनिंग सेंटेंसेस में यूजुअली मेन आइडिया मिल जाता है, और लास्ट सेंटेंसेस में यूजुअली प्राइमरी पर्पस अचीव हो जाता है कि ऑथर क्या कंक्लूड करना चाह रहा है जब ऑथर ने ये कहानी लिखी, राइट। नाउ जितना हो सके ट्रांजिशन वर्ड्स को ध्यान दीजिए। वर्ड्स लाइक येट, बट, नॉनदलेस, इंस्पाइट, डिस्पाइट, राइट। ये सारे के सारे वर्ड्स पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि डिस्कशन किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है, राइट। कई बार हमारी उसकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रॉपर होती है, तो हमसे क्वेश्चन सॉल्विंग इफेक्टिवली नहीं हो पाती। तो जितना हो सके ये वर्ड्स की लिस्ट है यहाँ पर, और ये सब वर्ड्स आपको पता है, बस आपको एक एफर्ट करना है इनको कॉन्शियसली ऑब्जर्व करने का। वर्ड्स लाइक दस, देयरफॉर, हेंस, एज अ रिजल्ट, इन सारे वर्ड्स को ऑब्जर्व करेंगे क्रिटिकली, और फिर क्वेश्चंस में जब भी पैराग्राफ को रीड कर रहे हैं तब इन वर्ड्स पे ध्यान देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये सारे वर्ड्स हैं, दस, एज अ फॉर इंस्टेंस, इन पर्टिकुलर, सो दीज आर फॉर एग्जाम्पल। सिमिलरली डायरेक्शन, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो डिस्कशन को लेकर, तो आप इंस्टेड, नेवरदलेस, इंस्पाइट, डिस्पाइट, ऐसे वर्ड्स को यूज करते हो, राइट। तो यू हैव टू ऑब्जर्व दीज वर्ड्स केयरफुली एंड अंडरस्टैंड दैट हाउ इज द पैसेज बिल्डिंग। आइडिया को बिल्ड करने के लिए, फर्दर मोर, मोर ओवर, इन एडिशन टू। तो यहाँ पे मैंने सारी लिस्ट देख ली है, आपको रट्टा नहीं मारना, बट आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। टाइम का ट्रांजिशन, बिफोर, नाउ, इमीडिएटली, सब्सिक्वेंटली, फर्स्ट, सेकेंड, सो दीज आर ट्रांजिशंस इन टर्म्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये क्रूशियल इन्फॉर्मेशन आपको आइडेंटिफाई कर लेनी है जैसे ही आपका पैराग्राफ कंप्लीट होता है, क्योंकि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई हो गई, मतलब पैराग्राफ आपके कंट्रोल में आ जाएगा और क्वेश्चन सॉल्विंग आसान हो जाएगी, ठीक है जी। चलिए, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ। तो मैं क्या करती हूँ, आई विल जस्ट स्टेप असाइड, राइट। आप एक बार खुद से रीड करो, उसके बाद मैं आपको मैपिंग करके एक्सप्लेन करती हूँ कि एग्जाम में आएगा तो आप इसको कैसे डील करोगे। चलिए, आई एम श्योर आपने रीड कर लिया, मैं आपको इसकी मैपिंग करके दिखाती हूँ। फ्रॉम न्यूट्रिशन टू प्रेस फ्रीडम, अ नंबर ऑफ ग्लोबल इंडेक्सेस, इंडेक्सेस होते हैं जिससे मेजरमेंट होता है, हैव शोन इंडिया इन पुअर लाइट इन रीसेंट ईयर्स। तो यानी कि कह रहे हैं कि बहुत सारे ग्लोबल इंडेक्सेस पे इंडिया की पोजीशनिंग अच्छी नहीं रही है। पहला स्टेटमेंट हमेशा ध्यान से धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि उससे पता चलेगा कि डिस्कशन किस विषय में, किस बारे में, ठीक है। सो जो ग्लोबल इंडेक्सेस हैं उसमें इंडिया की रेपुटेशन पुअर है। मैं तो इंडिया और पुअर लिख रही हूँ, राइट। आपको जैसे समझ में आए आप लिख सकते हो, ये सिर्फ आपके लिए हाईली पर्सनलाइज्ड है, बस ध्यान देंगे जज्बाती होके डिटेल में नोट मेकिंग नहीं करनी।
गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैव क्रिटिसाइज देम एज बीइंग अनसाइंटिफिक, तो गवर्नमेंट ने उसको क्रिटिसाइज किया। तो गवर्नमेंट का क्या टेक है, आपसे पूछे गवर्नमेंट का क्या टेक है, तो गवर्नमेंट ने क्रिटिसाइज किया, गवर्नमेंट ने कहा है कि वो अनसाइंटिफिक है, ये रिजिड है। येट ध्यान देंगे, one key set of ranking has escaped their critical appraisal, the ease of doing business rankings produced by World Bank। तो ये एक रैंकिंग किसने दी है, वर्ल्ड बैंक ने दी है, तो EODB वर्ल्ड बैंक लिख देती हूँ, ठीक है। So the EODB rankings were supposed to measure an economy's friendliness towards business, तो एक इकोनॉमी कितनी फ्रेंडली है बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, तो इसके बारे में EODB ने रैंकिंग दी। The World Bank encouraged countries with opaque and stringent regulations to pursue economic reforms। तो opaque जहाँ पे पारदर्शिता ना हो, राइट, और stringent मतलब टफ, तो जहाँ पे टफ रेगुलेशंस है तो बैंक्स ने, वर्ल्ड बैंक ने इंकरेज किया ऐसे देशों को कि वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए और रैंक में आगे बढ़े। An improved EODB scorecard would help a country attract foreign capital। तो अगर तुम्हारा EODB पे अच्छा स्कोर कार्ड होगा, मतलब तुम्हारी कंट्री में इकोनॉमी में बिजनेस करना आसान है, तो तुम क्या करोगे, तुम फॉरेन कैपिटल को इन्वेस्ट करोगे, प्रोडक्टिविटी बूस्ट होगी, ग्रोथ बूस्ट होगी, इट्स सेड। तो ठीक है, तो EODB रैंकिंग ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, राइट, ईज ऑफ बिजनेस लिख रही हूं मैं, एंड व्हाट वर्ल्ड बैंक सजेस्टेड, वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन आएगा तो हम यहाँ पर रिविजिट कर लेंगे, राइट। अब आगे बढ़ जाते हैं। Many countries, including India, bought into this narrative. In fact, raising India's position in doing business ranking was a key goal of Narendra Modi-led government in its early years। तो क्या की गोल था, आपसे पूछे सरकार का क्या की गोल था, तो यहाँ पर आ जाना कि हमारा क्या था कि इंडिया की पोजीशन को इन्हांस करना, मोदी जी की गवर्नमेंट का की गोल था इन प्रमोटिंग अ बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट, राइट। तो EODB, अब आपसे पूछे सरकार का क्या गोल था, यहां पर आ जाओ, रट्टा मत मारो, याद करने की कोशिश मत करो, पर कैसे आओगे, तुमने लिख दिया की गोल, राइट। सो आप मैपिंग इसलिए कर रहे हो कि बार बार ध्यान में रखो, कोई सवाल आया तो मैं किधर जाऊं, किधर रिविजिट करूं, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो द EODB रैंकिंग वर इवेंचुअली डिसोन्ड बाय वर्ल्ड बैंक। तो हुआ क्या, डिसोन मतलब उसको तिरस्कृत कर दिया गया, छोड़ दिया गया। सो व्हाट हैपेंड टू EODB रैंकिंग, दे वर डिसओन्ड। After whistleblower complaints, a 2021 investigation by multilateral lenders showed that they have been manipulated। तो क्यों डिसोन किया गया, क्योंकि उनको लगा कि यहाँ पर तो मैनिपुलेशन हुई है, मतलब चीटिंग हुई है, छेड़छाड़ हुई है। China's rank was bolstered at a time when the World Bank was trying to raise capital from Chinese। तो जब चाइना से वर्ल्ड बैंक कैपिटल रेस करना चाह रहा था तो चाइना की पोजीशन को इंप्रूव कर दिया गया, स्ट्रेंथन कर दिया गया। सो द EODB टीम हैज आल्सो बम्प्ड अप रैंकिंग्स ऑफ ऑयल रिच गल्फ states that had employed advisory services of the World Bank। So how the manipulation was done, तो एक तो चाइना का एग्जाम्पल दिया है और एक गल्फ स्टेट्स का एग्जाम्पल दिया है। तो वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर मैनिपुलेशन की ऐसी कंप्लेंट्स आई, तो उसको रैंकिंग को डिसोन कर दिया गया। बियॉन्ड एथिकल लैप्सेस, तो ये तो एथिकली गलत हुआ ना, लैप्सेस मतलब जहाँ छूट हुई या गड़बड़ हुई। द प्रोब ऑल्सो हाईलाइटेड, प्रोब मतलब जो टेस्ट आया, ठीक है, जो टेस्टिंग हुई, उसने क्या हाईलाइट किया, मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, यानी कि मेथड में ही प्रॉब्लम है। तो एक तो एथिकली इशू हो गया और एक मेथड में प्रॉब्लम हो गई। हाउ द EOB इंडेक्सेस वर डिजाइन्ड, द इंडेक्सेस लेफ्ट a lot of room for discretion and ad hoc adjustment। So what were the problems, आपने यहाँ पर लिख दिया कि भाई क्यों डिसोन किया गया, क्योंकि एथिकल लैप्सेस थे और जो मेथडोलॉजी थी उसमें भी प्रॉब्लम्स थी। द वर्ल्ड बैंक नाउ क्लेम्स, तो अब मैंने कहा था ना टाइम ट्रांजिशन पे ध्यान देंगे, दैट इट हैज लर्नड इट्स लेसन फ्रॉम दैट स्कैंडल। तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि उन्होंने लेसन्स लर्न कर लिए हैं जो घोटाले हुए थे। इट हैज रिव्यूड द डूइंग बिजनेस प्रोजेक्ट एंड इज रीपैकेजिंग द रैंकिंग अंडर अ न्यू ब्रांड नेम। तो अब वो एक नया ब्रांड नेम EODB, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बजाय अब एक नया ब्रांड नेम ला रहे हैं जो बी रेडी है। The Be Ready Manual and Methodology Handbook published by World Bank in May indicate some design tweaks in the indices। Tweaks मतलब तो changes।
So but several critical concerns remain unaddressed, पर अभी भी there are, but आ गया ना, तो that means there are still challenges, right? तो अब क्वेश्चन मार्क लिख लो कि challenges है। तो अब देखो हम कितना कम स्क्रैच पेपर वर्क कर रहे हैं, और उतना ही करना है आपको। बस गोल ये रहना चाहिए कि इवेंचुअली इंफॉर्मेशन कहाँ से लाएंगे क्वेश्चन सॉल्विंग में, उसके लिए रिविजिट कर सके। तो क्या प्रॉब्लम्स हैं, आगे पढ़ते हैं। कौन से इश्यूज अनएड्रेस रह गए। One key issue with EODB ranking was that they relied largely on de jure laws and regulations in an economy. So what is the key issue? एक key issue तो ये रेज हुआ, ठीक है, कि वो largely किस पे डिपेंडेंट थे, relied मतलब डिपेंडेड largely on de jure laws. If regulations were loosened, मतलब regulations आप relax कर देते, then that country's score would rise regardless of whether or not their actual implementation changed anything on the ground. राइट, सो दैट्स वन प्रॉब्लम कि अगर रेगुलेशंस को आप रिलैक्स कर दोगे तो कंट्री का जो स्कोर है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब रिगार्डलेस कि उन्होंने कुछ इम्प्लीमेंटेशन करा है या ग्राउंड वर्क पे कोई चेंज किया है, तो दैट्स वन प्रॉब्लम। द वर्ल्ड बैंक एम्स टू एड्रेस दिस, तो हाउ डू यू सॉल्व दिस, तो हाउ डू यू एड्रेस दिस, बाय रिलाइंग मोर ऑन फर्म लेवल सर्वेज इन इट्स बी रेडी रैंकिंग। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वो क्या कर रहे हैं कि किस पे डिपेंडेंसी रखेंगे, फर्म लेवल सर्वेज पे। दिस इज एन इम्प्रूवमेंट, तो यहां पर ऑथर कहते हैं ये तो एक इम्प्रूवमेंट है, बट द सर्वेज आर स्टिल गोइंग टू बी स्मॉल स्केल। बट अगेन व्हाट इज द चैलेंज कि जो सर्वे होगा वो स्मॉल स्केल सर्वे होगा, राइट। अ सर्वे अबाउट 1000 फर्म्स बेस्ड इन दिल्ली एंड मुंबई विल टेल अस वेरी लिटिल अबाउट बिजनेस कंडीशंस इन इंडिया एज अ होल। तो आप प्रॉब्लम के लिए क्या कर रहे हो, छोटे सर्वेस करो, पर अगर आप कुछ ही कंपनीज पे सर्वे करोगे तो आप इन टोटलिटी तो कंट्री की पिक्चर नहीं ले सकते। येट दैट काइंड ऑफ डेटा बेसिस, पर फिर भी ऐसा डेटाबेस वर्ल्ड बैंक यूज करेगा अपना बी रेडी मैट्रिक्स को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। इन डिफरेंट कंट्रीज द सैम्पलिंग फ्रेम विल डिफर। The World Bank's manual says that it will choose the best available list. In some countries, those may be provided by local chambers. So how the sample, यानी कि जो आप एक रेफरेंस पिक करो जिसके बेसिस पे आप निष्कर्ष निकालोगे वो वेरी करेगा, ठीक है। सो सैंपल डिफर, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द सैम्पलिंग फ्रेम विल डाइवर्ज अक्रॉस कंट्रीज इन नेचर, क्वालिटी, कवरेज एंड रिप्रेजेंटेटिवनेस, येट द वर्ल्ड बैंक विल प्रेजेंट द रिजल्ट एज इफ दोज डिफरेंसेस डिड नॉट एग्जिस्ट। तो अब डिफरेंसेस तो होंगे, अलग अलग कंट्री अलग अलग तरीके से सर्वे कर रही है, पर वर्ल्ड बैंक ऐसे रिजल्ट्स को प्रेजेंट करेगा उन डिफरेंसेस को अवॉइड करते हुए, इग्नोर करते हुए। तो अब जो दूसरा इशू आया, तो अब सेकेंड इशू क्या आया इसमें। Second key issue with the original ranking was a lack of rank comparability over time. So that's a second issue. The World Bank would keep changing the sample of countries included and the methods used to assign scores. This means a rank changes often reflected technical modifications rather than any improvement. तो यानी कि what the reflection would be, what is actually happening कि आप क्या कर रहे हो, टेक्निकल मॉडिफिकेशंस की वजह से रैंक चेंज हो रही है, रादर देन कि आप ग्राउंड लेवल पे कोई इंप्रूवमेंट कर रहे हो या चेंजेस कर रहे हो। और फिर यहाँ पे ऑथर ने एक एग्जाम्पल दिया, कैसे पता चला। फॉर इंस्टेंस, a jump in India's rank from 130th to 100th in 2018 largely reflected such technical modifications. तो जो जंप आया ये टेक्निकल मॉडिफिकेशंस की वजह से था। Adjusting for these, the improvement in India rank would have been much more modest. Calculations by Justin सैंडियोफ एंड दिव्यांशी वाधवा ऑफ सेंटर ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट शो। तो ये दिव्यांशी वाधवा ने क्या शो किया, उन्होंने कहा कि रैंक्स तो अभी भी मॉडेस्ट ही रहती, तो जो भी जंप आया है वो टेक्निकल मॉडिफिकेशंस की वजह से। दिस इशू इज गोइंग टू परसिस्ट इन द न्यू रैंकिंग, मतलब ये इशू तो रहेगा ही, विच विल अंडरगो फ्रीक्वेंट अपग्रेड्स making it difficult to track a country's progress. So जैसे कि tracking is difficult, right? So that's the problem. The third, the EODB ranking hid qualitative judgments behind a facade of objective quantitative rankings. तो qualitative judgments पीछे रह गए और किसने आगे बाजी मार ली, quantitative ranking ने। तो qualitative judgments और quantitative rankings. But the revised methodology will reduce discretion only to a limited extent. तो अब जो discretion होगा वो कम ही एक्सटेंट पे रिड्यूस होगा। द वर्ल्ड बैंक ब्यूरोक्रेसी विल स्टिल हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस टू मेक एडजस्टमेंट्स टू द डेटा कलेक्टेड। इंस्टेड ऑफ रिव्यूइंग द डिस्क्रेडिटेड रैंकिंग, द वर्ल्ड बैंक कुड हैव कमीशन। सो व्हाट कुड हैव बीन डन, राइट। तो कुड मतलब अब क्या कर सकते थे, could have commissioned qualitative studies to better understand and track the business environment across countries.
these studies would not have been useful for building global indices. तो कह रहे हैं कि these studies cannot be useful. बट दे वुड सर्टनली हैव बीन यूजफुल फॉर पॉलिसी मेकर्स. तो किसके लिए यूज होती? पॉलिसी मेकर्स जो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए. तो किसके लिए यूजफुल होती? एंड अलाउड देम टू चूज द काइंड ऑफ रिफॉर्म्स. तो अगर आपको पता चल रहा है कि क्या सिचुएशन है आपकी कंट्री की इन टर्म्स ऑफ डूइंग बिजनेस और हाउ दे बिजनेस रेडी दे आर, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ आप रिफॉर्म्स ला सकते हैं, इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं. तो कह रहे पॉलिसी मेकर्स के लिए जरूरी हो सकती थी. तो मिंट में लिखा था 2017 में किसने? सब्यसाची कार ने और स्पंदन रॉय ने हैड आर्ग्यूड दैट बिजनेस एनवायरनमेंट इन अ डेवलपिंग कंट्री सच एज इंडिया इज ऑफन शेप्ड बाय डील्स बिटवीन द स्टेट एंड बिजनेस लीडर्स. तो कैसे शेप होती है, क्या पर्सपेक्टिव है कि किस तरह की डील होती है स्टेट में और बिजनेस लीडर्स में. सच डील्स एक्सप्लेन व्हाई फॉर एग्जांपल इट टेक्स सम फर्म्स इन इंडिया ओनली 1 day टू गेट अ कंस्ट्रक्शन परमिट व्हाइल इन अदर इट टेक्स अराउंड अ ईयर. तो क्या स्टेट और बिजनेस के बीच में कैसा डील हो रही है उस पर डिपेंडेंसी है. If we need to understand how such deals are structured and what are the conditions under which a country transitions from a deal-centric economy to a rule-centric economy, we need either careful qualitative research or rigorously nationally representative data. So, what do we need, right? What is needed? लिमिटेड क्रॉस कंट्री डेटा फ्रॉम अनरिप्रेजेंटेटिव सर्वेज वोंट हेल्प. तो अगर अनरिप्रेजेंटेटिव है मतलब क्लैरिटी नहीं दे रहा, तो ऐसा कोई सर्वे से मदद नहीं मिलेगी. विल इंडियन ऑफिशियल्स रेज दीज इश्यूज विद द वर्ल्ड बैंक एंड डिमांड अ रिव्यू ऑफ द बी रेडी प्लान, और विल दे स्टार्ट आस्किंग टफ क्वेश्चंस ओनली इफ इंडिया स्लाइड डाउन दीज रैंकिंग्स. तो अब इन कंसिडरेशंस को लेंगे या तभी सवाल जवाब होगा जब इंडिया अपनी रैंक गिर जाती है ऐसी लिस्ट में. ठीक है, चलिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग पैसेज था. तो आपने ओवरऑल जब भी मैपिंग करोगे तो देखो आपका डिस्ट्रैक्शन लेवल बहुत रिड्यूस हो जाता है और उसके बाद आप क्वेश्चंस बहुत ईज के साथ सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो अब ऑथर की टोन क्या है, ये आपका पहला सवाल आता है. तो ऑथर या तो पूरे सिस्टम को लेकर नेगेटिव तो है कि यहाँ पे तो दिस इज नॉट राइटली डन, देयर आर प्रॉब्लम्स, सो इट्स सॉर्ट ऑफ इन अ कंप्लेनिंग मूड, राइट. तो हम नेगेटिव ले सकते हैं. नेगेटिव कहाँ पर? एम्बिगुअस तो अनक्लियर. ऑथर तो क्लियर है अपने आइडियाज में, उसको जो द वे ऑफ कंडक्टिंग दीज सर्वेज एंड मेकिंग द इंडेसेस उस पर उसको डाउट है, तो एम्बिगुअस तो नहीं हो सकता. बायस्ड भी नहीं है, राइट. पेट्रनाइज मतलब सपोर्ट भी नहीं कर रहा. क्रिटिकल है, यस, उसको परेशानी है, तो सी विल बी द बेस्ट मैच. तो अब क्रिटिकल तक नहीं पहुंच सकते थे, बट ओवरऑल तो आपने समझाना कि इज नॉट हैप्पी. सो उसी से अगर आप नेगेटिव टोन आइडेंटिफाई कर लोगे तो एलिमिनेशन से आप बहुत इजीली सी को पिक कर सकते हो. नाउ टेक अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्राई टू रीड दिस नाइसली एंड अटेम्प्ट ऑन योर ओन. सो बेस्ड ऑन द पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड. तो आप क्या इन्फर कर सकते हो पैसेज के बेसिस पे? द EDOB रैंकिंग ऑफ कंट्रीज इज द करेक्ट मेजर. नहीं, वो तो गलत था, तभी तो उसको छोड़ दिया था. EDOB रैंकिंग इज द एब्सोल्यूट रिप्रेजेंटेशन. नो, अगेन एक्सट्रीम. The World Bank should provide countries with more autonomy on their business ready ranking and should inculcate the member of each participating nation. Again, eliminated. तो अब यही ब्यूटी ऑफ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है कि इनकरेक्ट को एलिमिनेट करते जाओ, जो बचेगा करेक्ट आंसर है. वर्ल्ड बैंक्स EODB रैंकिंग्स आर फाउंड टू हैव सीरियस मेथोडोलॉजिकल इश्यूज. वो कहा था कि इम्प्लीमेंटेशन में मेथोडोलॉजी में प्रॉब्लम है और एथिकल लैप्सेस भी हुए हैं. सो अगेन दिस इज द इंक्लूसिव आंसर. सारे पॉइंट्स कवर होते हैं होलिस्टिकली. सो डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए आप. So according to the passage, why will the be ready ranking will not be comparable? तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? It lacks the judgment of which country has shown the maximum economic growth. No, maximum economic growth again goes out. The World Bank can change the sample survey and methods used to assign, but that's not, you need to keep in mind that which choice is actually addressing the question, right? So आपको ये देखना है कि क्या जो statement है वो help करता है question solving में,
तो if we take a look at the answer choices and then decide, then maybe you can take a rational call here, right? So take a look at what is the paragraph suggesting. हम अगर हम बी को रखें, तो अगर आप लास्ट पैराग्राफ पे जाओगे एक डिस्कशन पे, तो ऑथर ने क्लियरली बोला था कि व्हाट इज नीडेड और क्यों प्रॉब्लमैटिक है, बिकॉज उसने कहा था कि यू नो यू विल कीप ऑन ट्वीकिंग, तो हमारे पास कोई रिलायबल सर्वे नहीं आएगा, right? So if you are saying but the revised methodology will reduce discretion only to limited extent, and the World Bank bureaucracy will still have plenty of opportunity to make adjustments, right? So if you go to this information, B आप रख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन को कुछ एक्सटेंट तक एड्रेस कर रहा है. We will keep this. World Bank reviewed the EODB rankings without changing the methodology. No, they have tried to change the methodology, but they're still not happy. The sample survey for such ranking will cover the business sense of the whole country rather than business hubs. तो वही कर रहे हैं, वो तो sample size ले लेंगे. So this is opposite. So the correct answer will be B in this case. Let's come to the next question. Let's read the question nicely. Which of the following statement can be inferred from the passage except, यानी कि किस स्टेटमेंट को आप पैराग्राफ के बेसिस पे डिड्यूस नहीं कर सकते, लॉजिकली आप कंक्लूड नहीं कर सकते, राइट? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. जितनी इफेक्टिवली आप क्वेश्चन समझोगे उतना आप करेक्ट आंसर तक पहुंचोगे. तो World Bank's EODB rankings were marked by serious flawed methods and lacked ethical lapses due to high discretion of their staff. We can keep this. The EODB rankings, now renamed as Be Ready rankings, are the most robust ranking to the growth of economy. So come to this particular question, which of the none of the following. Okay, so here there is one important thing. None of the following statement can be inferred from the passage except. So यहाँ पर देखना है which can be inferred, right? So World Banking EODB rankings were marked by serious flawed methods and lacked ethical lapses. Yes, this can be inferred, right? EODB rankings, now renamed as Be Ready rankings, are the most robust ranking. No, we can't say it is most robust. Challenges तो हैं. There is now scope of modification in the Be Ready ranking. Again, no. The rules and regulations of an economy will not be the guiding light for the preparation. Again, gets eliminated. So what can be inferred from the paragraph? Please pay attention to the question. None of the following statements can be inferred from the passage except, मतलब what can be inferred, right? आप क्या deduce कर सकते हो? What can be concluded? That's what the question is asking. So we can clearly see that A can be inferred here, right? Now come to the next question. Which of the following most precisely conveys the core theme of the passage? तो core theme of the passage मतलब what is the central idea of the passage that the author is trying to convey in the discussion? तो कह रहा है कि जो भी रैंकिंग्स है इसमें तो सीरियस प्रॉब्लम्स है और इससे राइट रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, यही तो कहना चाह रहा है. अब देखते हैं कौन सी आंसर चॉइस इसको सपोर्ट करती है. इट डिस्कसेस द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द ईओडीबी रैंकिंग्स. इट हैज डिस्कस, पर वो बी रेडी में भी गया और उसके लैप्सेस की बात करी, तो ये पार्शियली करेक्ट है. इसे देखते हैं अच्छा आंसर चॉइस मिलता है तो. The EODB rankings have serious lapses in the methodology and can be addressed by qualitative studies of economics. इसको आप possibly रख सकते हो, right? तो never take a final call till you explore all the options. Make it a standard rule. तो आप कभी भी कोई भी सवाल कर रहे हो, इसको एक standard rule बना लो कि मैं सारी choices देखूंगी, फिर ही elimination करके right answer pick करूंगी. EODB rankings are still the most reliable. They are not reliable. So this goes out. And the laws and regulations prevailing in a country should be verified with their on ground execution. तो इसी में कह रहा है ना कि फिर तो differences आएंगे, फिर एक standardized result कैसे मिलेगा. So what is the correct answer to this question? That's choice B. ठीक है, चलिए. Now let's come to the next paragraph. I'll just step aside. Please read this, then we will solve this together. अब आपको मैपिंग एक पैराग्राफ में मैंने दिखा दी है कि कैसे आप मोमेंटम बना के रख सकते हो, राइट? कैसे आप इफेक्टिवली पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपकी समझ बैठेगी. सो जस्ट ट्राई एंड इम्प्लीमेंट द स्ट्रैटेजीज. आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम. आप पैरेलली रीड करो, राइट? देयर इज नो नीड कि आप वीडियो पॉज करो और फिर आगे बढ़ो. आराम से अपना टाइम लो और पैसेज को रीड करो.
चलिए अब हम इसकी मैपिंग करके देखते हैं. As the conflict in Ukraine reaches the 500-day mark, a series of development highlights that the geopolitical churn unleashed by Russia's invasion of its neighbor is far from finding an equilibrium. तो कह रहे हैं कि अब जो यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो 500 दिन हो गए हैं, 500-day mark it has achieved. तो और अभी क्या देखने में आ रहा है, that it is neighbor is far from finding an equilibrium, मतलब it is still not रिजॉल्विंग नॉट सॉल्विंग. ठीक है. द कॉन्फ्लिक्ट हैज नाइदर इरेज द डिफरेंसेस. कॉन्फ्लिक्ट से क्या हुआ है, ना तो डिफरेंसेस खत्म हुए हैं विद इन नाटो नॉर कंप्लीटली आइसोलेटेड चाइना. तो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या हुआ है, इट हैज नॉट इरेज द डिफरेंसेस विद इन नाटो. नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है और इट्स इन नॉट कंप्लीटली आइसोलेटेड, मतलब रशिया को आइसोलेट कर दिया, ऐसा भी नहीं हुआ है. एट द सेम टाइम रशिया इज सर्टनली लेस सिक्योर देन इट वॉज बिफोर द वॉर. बट हुआ क्या है कि रशिया की जो पोजिशन थी वो अब लेस सिक्योर हो गई है. ऑन वेडनेसडे टर्की रीइटरेटेड मतलब अपनी बात को वापस प्रेजेंट किया. रीइटरेटेड इट्स ऑपोजिशन टू स्वीडन ज्वाइनिंग नाटो. तो टर्की ने क्या किया, टर्की ने एक सो व्हाट हैज हैपेंड टू रशिया, यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है तो वी कैन कम हियर, व्हाट हैज हैपेंड टू रशिया. और यहाँ पर टर्की ने क्या किया, टर्की ने स्वीडन की ज्वाइनिंग को अपोज किया है. रीइटरेटेड इट्स ऑपोजिशन टू स्वीडन ज्वाइनिंग नाटो. सो रेसेप जुडॉन नैरोज इलेक्शन विन हैज डन नथिंग टू सॉफन अंकाराज पोजिशन. तो अंकारा की जो पोजिशन थी वो यहाँ पर ईज नहीं हुई है, ईजी नहीं हुई है, और इट इज स्ट्रांगली कंसिडर प्रेजेंटेड द ऑपोजिशन टू स्वीडन ज्वाइनिंग नाटो. आगे पढ़ो. अब नेक्स्ट आगे डिस्कशन में अगर हम पढ़ें, ऑन द सेम डे बेलारूस प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको कंफर्म दैट हिज कंट्री हैड रिसीव्ड सेवरल न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम रशिया. तो बेलारूस के प्रेसिडेंट ने क्या कंफर्म किया, अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि उनका नाम क्या है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, उन्होंने क्या कंफर्म किया, दैट इज कंट्री हैज रिसीव्ड सेवरल न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम रशिया इंक्लूडिंग बॉम्ब 3 times मोर पावरफुल देन दोज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी. तो आपसे अगर स्टेटमेंट पूछे कि क्या कंफर्मेशन है ऑन द सिमिलर डे बाय दिस फेलो, यू कैन रिविजिट. बेलारूस एंड लुकाशेंको इन पर्टिकुलर हैव स्टूड स्टेडफास्टली, मतलब एक सॉलिड तरीके से पुतिन के सपोर्ट में खड़े रहे हैं विद पुतिन ड्यूरिंग द इन्वेजन, एंड कंट्री हैज सर्व्ड एज अ लॉन्च पैड फॉर मॉस्कोज मिलिट्री. तो व्हाट इज द टेक, व्हाट इज द स्टैंड ऑफ बेलारूस एंड लुकाशेंको, दैट इज स्ट्रांगली सपोर्टिंग रशिया, राइट. Turkey, the proverbial bad boy of NATO, opposes Sweden's entry because the latter, in Ankara's view, has allowed terrorist groups, especially Kurdish organizations, to operate from and in its territory. So the reason of opposition यहाँ पर, reason of opposing यहाँ पर mention कर दिया, right? सो यू नो हाउ द आइडिया इज फ्लोइंग कि बेलारूस प्रेसिडेंट ने क्या बोला कि उसको न्यूक्लियर वेपन्स मिले हैं रशिया से और रशिया को सपोर्ट कर रहा है, लॉन्च पैड भी दे रहा है, और टर्की जिसको बोलते हैं कि वो बैड बॉय ऑफ नाटो है, उसका क्या स्टांस है फॉर स्वीडन, व्हाई इज इट अपोजिंग, उसको मेंशन कर दिया. अब आगे पढ़ो. आराम से, धीरे धीरे, बिना प्रेशर के, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट यू कैन मेंशन, व्हाट यू कैन राइट, व्हाट इज क्रूशल, किससे आपको जस्ट पता चल रही है डिस्कशन की, राइट. ट्रांजिशंस को ऑब्जर्व करो. अगर आपको मोमेंटम बन रहा है एक लाइन पे, 2-3 लाइन्स का क्रक्स लिख दो. But the fact remains that NATO's expansion is unlikely to push Russia to end the conflict. तो फैक्ट क्या है कि
अगर नाटो एक्सपैंड भी करता है तो वो इट वुड बी अनलाइकली, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है कि दैट इट विल बी एबल टू पुश रशिया टू फिनिश द कॉन्फ्लिक्ट. इट विल लाइकली डू द ऑपोजिट. सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम नाटो कि ये तो ऑपोजिट करेगा. व्हाट इज एक्सपेक्टेड? ऑपोजिट, मतलब एंड ऑफ द वॉर की जगह ऑपोजिट होगा. Thus far, NATO has done well to avoid becoming directly involved in the war. तो अभी NATO का क्या स्टांस चल रहा है कि अभी वो इन्वॉल्व नहीं है वॉर में. Despite the support in terms of money and weapons, there are certain red lines which the US-led alliance has not crossed. So there are certain lines it has not crossed. So what is the stance that has been explained, right? So don't get into the details, right? कि what is the stance, what is the position it is taking. अगर आपको overall तो idea समझ में आ रहा है, specific questions के लिए हम वापस आ जाएंगे. Since the beginning of this year, Ukraine President Volodymyr Zelensky has been demanding that EU and or NATO countries provide fighter aircrafts to Ukraine. तो Zelensky की क्या डिमांड है? अगर क्वेश्चन आया तो हम यहाँ पर आ जाएंगे. बट उन्होंने डिमांड पूरी नहीं करी है. दे हैव नॉट. Yet, it is important to keep in mind that the dangers of conflict becoming larger and more devastating are greater as the war continues. So, what is expected कि मतलब conflict तो बढ़ेगा, danger बढ़ेगा अगर ये war continue होती है तो. ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं. चलो, let's read. Russia's stated reason for invading Ukraine was that its security is compromised by having a NATO country at its border. तो what was the reason for? Stated reason क्या था invasion का कि एक NATO country की वजह से उनकी security compromise हो रही है. Now with Finland having joined the alliance, तो फिनलैंड अलायंस को ज्वाइन कर रहा है एंड Sweden perhaps next in line, it is clear that its action was counterproductive. So what is the observation? That counterproductive था, मतलब opposite of being productive. It has also pushed Moscow into playing second fiddle. तो what has happened? What is the outcome? वो यहाँ पर लिख दिया कि it is now going to play second fiddle to Beijing. At the same time, a further expansion of alliance could plunge the world deeper into a new Cold War. अगर आप इस alliance को और expand करते हो तो again what can be an outcome? तो ये outcome से लिख रहा है कि counter productive हो गया, second fiddle हो गया रशिया चाइना के लिए, और अब अगर और expansion हुआ तो it would lead to a new Cold War. Earlier this month, NATO Secretary General Jens Stoltenberg told the Indian Express that it's important to have partners also outside the territory. तो क्या statement आया है? Question आएगा. So we will visit कि it's important to have partners outside the territory also. I think there is a potential in developing more contacts and close relationships with India. तो वही statement को अगर question आता है, we can come here. Recently, there have been reports of a NATO office in Tokyo. तो अब what is the report? NATO in Tokyo. NATO का office in Tokyo. Rather, New Delhi for its part has been clear about not joining any military alliance. तो New Delhi का what is the India का stance या New Delhi का कि they are not joining any military alliance. NATO template does not apply to India. External Affair Minister S. Jaishankar. तो जयशंकर साहब का क्या opinion था कि that's not applicable to India, and then anyways they are refraining to join any military template. The aim for all global actors must now to be bring Russia and Ukraine to the negotiating table. So what should be the ultimate aim? कि तुम negotiating table पे ले आओ जहाँ पे वो बातचीत करके विचार विमर्श करके लड़ाई को खत्म कर सके, right? So now पैराग्राफ आसान था, मैपिंग करोगे तो और डूएबल हो जाएगा, राइट? सो यू हैव टू सी विच आंसर चॉइस विल फिट इन फॉर दिस क्वेश्चन. तो पहले क्वेश्चन देखो. तो टोन ऑफ द पैसेज अगर आप डिस्कशन में देखोगे तो ऑथर बस एनालिसिस कर रहा है, राइट? कोई साइड नहीं ले रहा. नाटो का रोल और हाउ द वॉर इज हैपनिंग एंड ओपिनियंस, फिर how Tokyo is having an office of NATO and India is not participating. So it's being general explanation sort of a thing, right? तो belligerent होता है aggressive होना, negative तो नहीं है ऑथर, तो इसलिए तो ये eliminate हो जाएगा. ठीक है. पेट्रनाइजिंग या सपोर्टिंग ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा. ऑब्जेक्टिव और एनालिटिकल है, यस, और डॉगमेटिक तो विद अ वेरी स्टेडी माइंड, बट ऐसा भी नहीं है. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सी, एलिमिनेशन से हो जाएगा. जब भी आप
टोन का क्वेश्चन कर रहे हैं, इन टोटलिटी देखिए व्हाट इज द पैराग्राफ ट्राइंग टू कन्वे एंड देन पिक द आंसर चॉइसेस अकॉर्डिंगली, राइट? नाउ टेक अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. So all of the following arguments are made in the passage except Russia's action in Ukraine has proved counterproductive. Yes. Belarus following Sweden to join NATO to phase out any possibility. No. The tension between Russia and Ukraine is far from over. Yes. New Delhi has denied any possibility. Yes. So what cannot be inferred? B. So B is the right answer. Straight question था. ठीक है, चलिए now let's come to the next question. अच्छे से पढ़ो इसको. So according to the passage, what can be inferred from a further expansion of alliance could plunge the world deeper into a new cold war. तो अगर आप जाना चाहो तो you can go there also, there is no harm. अगर आपको कहीं भी ज़रूरत लगती है तो you can just go. At the same time further expansion could plunge the world deeper into a new cold war, right? तो वो उसमें बोल रहे हैं कि now with Finland having joined the alliance, Sweden perhaps next, it's clear the action was counterproductive. It has also pushed Moscow into playing second fiddle to Beijing. So now the answer is very clear. अब आप इसके basis पे अगर choices explore करोगे तो you can get a very conveniently you can get the right answer very easily, right? So let's take a look at the first choice. It's time India should decide on whose side it stands. ना इंडिया का टेक की तो बात ही नहीं हो रही. Turkey blocking Sweden's entry into NATO to prevent any further expansion of NATO to end its scope. No. This conflict has increased closeness between Russia and China. उसने कहा ना कि this playing a second fiddle. तो yes. Finland joining NATO has escalated the possibility. No. So what will be the correct answer? C. Right? So now let's come to the next question. Let's see what is it all about. Which one of the following set of words can serve best to describe the passage? तो let's take a look. रशिया की बात हो रही है, नाटो की बात हो रही है, इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट, एक्सपेंशन, नेगोशिएशन, सारे की टर्म्स इंक्लूड कर लिए. इन्वेजन, इलेक्शंस कहीं नहीं, राइट? रशिया प्राइम डिस्कशन पॉइंट था, नाटो इस चॉइस में है ही नहीं, तो ये एलिमिनेट कर देंगे, राइट? और इसमें भी नाटो नहीं है. कमिंग टू बी, टर्की, स्वीडन वॉज नॉट द मेन कंसर्न, रशिया वॉज. सो आउट ऑफ the given choices, A will be the best option, right? Now let's come to the next question of this passage. The author of this passage is least likely to support the view that. तो किसको सबसे कम support करेगा? The Russian Ukraine conflict is yet far from over. इसको तो support करेगा, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता. Turkey apprehends that Sweden support terrorism is on the other form. इसको भी possibly. If the war continues, conflict can rage a bigger, larger conflict. Yes. तो come to D, NATO office in Japan is a serious threat. No, no. इस आइडिया को कहीं ऑथर सपोर्ट नहीं करता. So D will be the correct answer. ठीक है, चलिए. Now let's come to the next passage. Please read this. I'll just step aside so that I'm not blocking your view. Read it nicely, then we'll solve the questions. चलो, so let's see this. When I was in my mid-30s, I was faced with a very difficult decision. तो कोई difficult decision की बात हो रही है ऑथर की, ठीक है? अब क्या difficult decision है देखते हैं. It had repercussions for years and at times the choice I made filled me with regret. तो उसके कई repercussions हुए, after effects आए, जिससे ऑथर को regret रहा.
I had two job offers. तो क्या है? What is it? That the author had two job offers. One was to work at a very large physics experiment on the west coast of United States called National Ignition Facility. Last year they achieved a nuclear fission breakthrough. The other offer was to take a job at the University Research Institute. I agonized over the choice for weeks. There were pros and cons in both directions. I reached out to a mentor from graduate school, a physicist I respected, and asked him to help me choose. He told me to take the university job and so I did. तो ऑथर के पास दो अपॉर्चुनिटीज थी, बहुत कंफ्यूज रहा और उसने कौन सी अपॉर्चुनिटी को पिक किया? सेकेंड अपॉर्चुनिटी को पिक किया. सो इट्स कंफ्यूजन एंड फाइनली किसकी मदद ली? एनी व्हाट वाज द चॉइस पिक्ड? सो पिक्ड चॉइस 2. किसकी गाइडेंस पे? एक मेंटोर की गाइडेंस पे. इन द इयर्स टू कम व्हेनेवर माय वर्क सीम डल एंड अनइंस्पायरिंग or to the vagaries of funding forced me down as an unwelcome path or worse, the NIF was in news. तो वो जो पहला जॉब जो उसने छोड़ दिया था वो न्यूज में होता था जब भी ऑथर इन अ was not happy with the work, and my mind would turn back to that moment and ask what if. तो उसके दिमाग में आता था कि काश या अगर मैंने वो ज्वाइन कर लिया होता तो क्या होता. So he is fighting out that decision which he finds is was not right. Imagine if I were at the other job in the other state, thousands of miles away. Imagine a different life I would never live. Then again, perhaps I had dodged a bullet. Who knows? So the author is saying, what if I would have picked that job? तो उसकी possibilities को explore कर रहा है. एवरी लाइफ कंटेन्स पेन. अब यहाँ पर एक सीन डिस्क्राइब कर दिया और अब ऑथर एक ज्ञान पे आता है कि एवरी लाइफ कंटेन्स पेन. राइट, बड़ा डीप पैसेज है. Even the perfect life, the life where you have everything you want, hides its own unique struggles. So everybody has struggles. That's what the paragraph is suggesting. चलिए पढ़िए आप. So writing in the genealogy of morals, Friedrich Nietzsche said. तो क्या लिखा है एक फ्रेडरिक नेत्सिक ने? Man, the bravest animal and most prone to suffer, does not deny suffering as such. तो man क्या है? सबसे ज्यादा bravest animal है और prone to suffer है, मतलब सफर करेगा ही. वो सफरिंग को डिनाई नहीं करता. He wills it. मतलब कई बार वो चाहता है. इवन सीक्स इट आउट, प्रोवाइड्स ही शोन अ मीनिंग फॉर इट. तो अगर आपको एक मतलब पता चल जाए कि इससे आपको मीनिंग मिलेगा तो ह्यूमंस इवन ट्राई टू फाइंड आउट दैट, दे लुक फॉर दैट. राइट. सो अगर पर्पज ऑफ सफरिंग मिल जाए, अ लाइफ एपरेंटली परफेक्ट बट डिवॉइड ऑफ मीनिंग नो मैटर हाउ कंफर्टेबल इज अ काइंड ऑफ हेल. अब ये लाइफ परफेक्ट है पर कोई मीनिंग नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, तो वो एक हेल जैसा ऐसा बोला जा रहा है. इन आर सर्च ऑफ मीनिंग वी फैंटेसाइज अबाउट द रोड्स नॉट टेकन. तो जब हम मीनिंग्स ढूंढते हैं अपनी लाइफ का, इन सर्च फॉर मीनिंग हम वो देखते हैं कि कौन सी वी लुक फॉर फैंटेसाइज. हम सोचते हैं कि कौन सी ऐसी रोड थी जो हमने नहीं ली. एंड दोज ऑल्टरनेटिव लाइव्स टेकन ऑन रियलिटी ऑफ देयर ओन एंड परहैप्स दे आर रियल. अब यहाँ पे एक नॉवल है मिडनाइट लाइब्रेरी, जहाँ पे मैट हैग इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं कि हम जो दूसरा 5 चॉइसेस होती है तो अगर वो कर लेते तो उस पे क्या एक्सप्लोर करते हैं. एक बार पढ़ के देखो. In it, a woman named Nora Seed is given the chance to live the life she would have lived had she made different choices. तो किसके बारे में? नोरा सीड के बारे में, कि अगर एक वो डिफरेंट लाइफ जीती, the chances to live a life she would have lived and had she made different choices. तो अगर वो different choices लेती लाइफ में तो वो कैसी लाइफ जीती? She's given a chance to live like that. Each life is a book in an infinite library. Opening the book takes her to a life to live in that other world for as long as she feels comfortable there. तो एक each life in a book is an infinite library. तो वो क्या करती है? It takes her to live in that other world and as long as she is comfortable. So each possible world becomes a reality.
For centuries, philosophers have dreamed of possible worlds, but only with the advent of quantum physics and the need to interpret its counterintuitive predictions did it appear that these possibilities might be real. So, अब quantum physics के emergence से लगता है कि possibly ऐसा real हो सकता है, but नहीं तो फिर तो काश में ही चले जाते ना. Introduced in the 1950s by a graduate student, Hugh Everett, to little fanfare and promoted in the 1970s by physicist Bryce Dewar, the many worlds interpretation of physics. So यहाँ पे author कह रहा है कि possibly with quantum physics or with physics has captured the public imagination and flowered a burst of art and culture. Born out of a need to interpret the behavior of smallest building blocks of our universe, क्वांटम फिजिक्स हैज पावर्ड अ कल्चरल कॉन्वर्जेशन. तो क्वांटम फिजिक्स ने क्या पावर किया है कि एक कल्चरल कॉन्वर्जेशन को फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ एकेडमिक फिलोसफी एंड साइंस टू द पिनेकल ऑफ हॉलीवुड एलीट. सो दीज आर द रेंजेस the science is trying to explore. The modern concept of possible world is attributed to German polymath. तो जो modern concept of possible worlds का है वो जर्मन polymath हैं जो inventor of calculus हैं और राइवल टू आइजैक न्यूटन है. क्या नाम है इनका? इनका नाम है गॉटफ्रीड विल्हेम लेबनीज. तो उनका एक काम है थियोडिसी. तो उसमें क्या कह रहे हैं? एसेज ऑन द गुडनेस ऑफ गॉड, द फ्रीडम ऑफ मैन एंड ओरिजिन ऑफ ईवल. द फ्रेज बेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वर्ल्ड्स कम फ्रॉम दिस वर्क एंड रेफर्स टू लेबनीज अटेम्प्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ईवल बाय प्रपोजिंग दैट आर्स इज द बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड. तो वो क्या कहते हैं? जो हमारा वर्ल्ड है वो बहुत बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड है. इन एनी अदर पॉसिबल वर्ल्ड कुड कंटेन मोर ईवल. कुड सोक्रेटस हैव बीन एन एलिगेटर? यस. ठीक है. So his being a human is not necessary, but contingent. Leibniz drew on the work of 16th century Spanish Jesuit priest Luis de Molina, who posited that God contains middle knowledge, the knowledge of what a person would do if placed in a given situation. तो भगवान के पास वो knowledge है कि एक बंदा एक situation में होगा तो वो कैसे काम करेगा. In any given possible world, a person's actions are fixed, but from one world to another they may act differently because of changes in the life circumstances. तो action fixed है पर differently काम कर सकता है because the situation around you is different. Hence God gives you a kind of free will which is essential to holding us responsible for our actions, but is middle knowledge. So what is the concept कि उसको middle knowledge है ना, उसको पता है कि आप कैसे respond करेगा human being. तो उसके हिसाब से गॉड प्लेसेस अस इन द बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड. कितना ब्यूटीफुल थॉट है ना. भगवान, हम सोचे ना काश ऐसा होता, भगवान ने हमारे लिए बेस्ट सोच के हमको वहीं प्लेस किया. ये पैराग्राफ बोल रहा है. मैं थोड़ी जज्बाती होके अपना पर्सपेक्टिव देने लग गई. सो प्लेसेस अस फॉर द बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड. आवर चॉइसेस आर प्री डिटरमाइंड. सो चॉइसेस आर देयर विच हैव बीन फिक्स्ड और डिटरमाइंड बिफोर इटसेल्फ. सो मौलाना's थियोलॉजी प्रपोसेस. तो मौलाना की क्या थियोलॉजी? क्वेश्चन आएगा तो आप वापस चले जाना. ठीक है. Proposes that even God requires some people to damn themselves to save others. The contemporary American analytic philosopher Alvin Plantinga drew on Leibniz theological ideas to produce a seminal work on possible worlds, The Nature of Necessity. तो उसने क्या किया? तब Nature of Necessity पे आके अगर सवाल आएगा तो हम यहाँ पे लड़ाई लड़ लेंगे. Let's just not unnecessarily get into the details. As in Haig's novel, Plantinga conceives of a library of books, each corresponding to a possible world. There he defines a book on world as everything that is true, including everything necessary and everything that is contingent. Each world has one and only one book of true things. So, अब इसका काम क्या है और क्या उसका interpretation है उसको present कर दिया. Plantinga illustrates the difference between necessary contingent truths in this way. तो again Plantinga का क्या illustration है उसको यहाँ पर explain कर रहे हैं. Could Socrates have been an alligator? Yes, there may be a possible world where Socrates wakes up as Franz Kafka novella, The Metamorphosis, to find his body to be of an alligator. The Socrates being a human being is not necessary but contingent. It is not true in every book in every library. On the other hand, mathematical implication and logical proofs are true in all worlds. They are necessary. So, despite considering many possible worlds like Leibniz and Molina, Plantinga asserts that there is only one real world. तो वो कहते हैं एक ही real world है, unlike the other perspectives. For him, alternate worlds are useful for philosophers, but not they philosophers के लिए हो सकते हैं, but actually exist नहीं करते.
The main world's interpretation of quantum physics on the other hand says that all possible, quantum physics का कहती है सारे possible worlds exist कर सकते हैं, and the one we live is no different from any of the others. So according to one form of this belief, somewhere out there is an exact duplicate of you, your house, your family, but one small detail is different, perhaps different as tiny as a starry photon that went left instead of right, or maybe sometimes big like have a different significant other. Maybe a stray cosmic ray hit your DNA before you were born and you have red hair instead of brown, or you developed a serious birth defect. Maybe you don't exist at all. तो वो various possibilities को author consider करने की कोशिश करा. Philosophy driven passage है, technical है, थोड़ा सा fancy है, but मजेदार है, and the questions are going to be super fun. To the lay person, the idea of all these worlds existing might there seem disturbing because it takes away from our own personal uniqueness. To philosopher, to what is the objective या perspective lay person के लिए वो यहाँ पर बता दिया, और दूसरा क्या बताया कि philosophers like Platanga के लिए it is disturbing because it takes away the uniqueness of truth. So for every person there is a different perspective, there is a different view, right? और author ने throughout the paragraph different perspectives और different opinions और views को present किया. Let's take a look at the first question. So based on the passage, which of the following best describes the tone of the discussion? तो author क्या कर रहा है इस केस में? Objectively analysis कर रहा है, right? कॉन्डेस्केंडिंग नेगेटिव टोन होती है, तो ऐसा तो नहीं है, और डिसमिसिव भी नहीं है, बायस्ड भी नहीं है कहीं किसी के प्रति, तो ऑब्जेक्टिव इज द करेक्ट आंसर. देखिए क्वेश्चन आसान था, राइट? तो कमिंग टू दिस, बेस्ड ऑन द पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड. ठीक है, so author agonizes for joining university institute instead of joining NIF. So again in this case we can't say agonizes, right? Goes out. Leibniz co-invented calculus but always denied for making a single choice, but to make the best of the choice in life, again that goes out. The phrase best of all possible worlds is ascertained by many world interpretation of quantum physics. Yes, तो वो तो बोल ही रहे हैं, quantum physics में बोल रहे हैं कि many worlds possible हैं. The choice made in life from the existing world and philosophy of other lives is an imaginary world, we can't say. So what is the correct answer we can infer for this question? That will be choice C. Come to the next question. What does the author want to convey through God contains middle knowledge? So that means he knows right, ठीक है, and everything is predetermined, predestined, right? So take a look at the options. It is always the best to follow the middle path. No, middle path की बात नहीं हो रही, middle knowledge की बात हो रही. Don't get trapped. It is recommended middle path is reserved only for God. No, God is kind enough to offer us the path of middle knowledge and for the best choice that we can make in a. So he is not offering the path. People actions are fixed. तो बोल रहे ना predetermined है, but they can change it in the latter if the situation is changed. So what is the correct answer? D, right? Let's come to the next question. Read this nicely. Which one of the following best describes the what the passage is trying to do? So what is the passage trying to do? It is trying to talk about what are the choices people make and how the choice is best of them, and फिर वहाँ पे थोड़ा सा quantum physics का भी perspective ले आया, right? So it discusses about we fantasize about the roads not taken and we always long for it. narrow है, ठीक है, तो पूरा असेंस नहीं कवर करता. इट डिस्कसेस अबाउट चॉइसेस पीपल मेक इन देयर लाइव्स एंड देयर लॉन्गिंग फॉर नॉन एग्जिस्टेंशियल वर्ल्ड्स. अगेन नैरो. It discusses about the choices made by the people and explains how the choice is best for them, right? With the help of quantum physics. इसको हम रखेंगे. Philosophers dream of possible worlds while scientists predict to achieving them with the help of quantum. No, again, we can eliminate this. So the essence of the discussion is definitely presented by choice C. Now let's come to the next question. So which of the following set of words serves as the best keywords in the passage? ठीक है, तो क्वांटम फिजिक्स तो इम्पॉर्टेंट है ही. क्वांटम फिजिक्स ए और बी से एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें इंक्लूड ही नहीं करा, ठीक है, और लेबनीज सी में इंक्लूडेड है, डी में नहीं है. चॉइसेस इंक्लूडेड है, राइट? सो बिटवीन सी एंड डी विच इज मोर इंक्लूसिव, सी इज द बेटर चॉइस, ठीक है. सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द डिस्कशन. तो हमने बड़े इंटेंस पैसेजेस किए. आई होप यू रियली एंजॉयड द क्लास. स्टे कंसिस्टेंट, वर्क वेरी वेरी हार्ड, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. ऑल द बेस्ट.